हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र महतो आप सबको मेरे नए वीडियो पे फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि कल से हम लोगों ने साइंस के 25 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज शुरू किया था। उसका आज दूसरा सीरीज है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करके हम लोग अपना सीरीज को क्या करते हैं, शुरू। हम लोग चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है सूर्योदय का पूर्व अभ्यास और सूर्यास्त का पश्चाताप निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। मतलब सीधा सा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें सूरज सुबह उगने से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन हमारा देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है प्रकाश का वायुमंडलीय अपरिवर्तन। ठीक है। दूसरा बोल रहा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तीसरा बोल रहा है प्रकाश का वायुमंडल परिवर्तन। चौथा बोल रहा है प्रकाश का परिकीर्णन बोल टिंडल इफेक्ट। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आपका पहला वाला, प्रकाश का वायुमंडलीय अपरिवर्तन की वजह से सूरज 2 मिनट पहले उग जाता है और 2 मिनट बाद में डूबता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से जब हम लोग गर्मी के दिन में रोड पे निकलते हैं तो रोड पे देखिएगा कि लगेगा कि पानी गिरल है, रेगिस्तान में मिराज मरीचिका बनता है। उसके बाद आता है प्रकाश के परिकिरण की वजह से व्हाइट कलर से सब कलर छट जाता है, सिर्फ सफेद दिखलाई पड़ता है। अब हम लोग अपना दूसरा दूसरा क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को हानि पर पहुंचाता है। ठीक है। तो इसका सीधा आंसर क्या बोल दिया हमको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी इसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन भी है। तो ऑप्शन में जो होगा वो मार देंगे। देखिए क्लोरीन है, आंसर हमारा क्लोरीन हो जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर के बारे में बात ही नहीं हुआ है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बात ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक 6 वोल्ट का बैटरी 2 ओम प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, इसे कितना उष्मा उत्पन्न होगा? उष्मा किसमें मापते हैं? उष्मा की इकाई होती है कैलोरी, बट उसको जूल में मापते हैं। ठीक है। इसमें इसके लिए हमारा फार्मूला आएगा आपका, पहले हमको आई निकाल लेना पड़ेगा। चलिए हम पहले आई निकाल लेते हैं। यहाँ दिया हुआ 6 वोल्ट, कलर सिलेक्ट कर ले। यहाँ कितना दिया हुआ? हमारा 6 वोल्ट दिया हुआ। 6 वोल्ट भी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। आई आई पूछ रहा है, आर हमारा कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो आई हो गया, ये 2 दिया हुआ है। काटने के बाद कितना आ जाएगा? 3। करंट कितना आ जाएगा? 3 करंट आ गया, 3 एम्पियर। उसके बाद क्या करेंगे इसको? उसके बाद जूस जूस लो लगाएंगे। जूस लो में क्या हो जाता है? तो जूस एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक, हम लोग सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड नहीं दिए तो एक मानेंगे। आई कितना है? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। 9 इंटू आर कितना दिया हुआ? हमारा 2 दिया हुआ है तो 2 ले लेंगे। और सेकंड 1 दिया हुआ तो नहीं लेंगे। तो कितना हो गया? 18 जूल। 18 जूल इसका आंसर होगा। ऑप्शन में 18 की जगह 180 कर दिया, आंसर आपका ये हो जाएगा 18। इसको जीरो खत्म कर लीजिए। जीरो को क्या कर लेंगे? खत्म कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में मौजूद रहता है? धातु धातु है जो द्रव अवस्था में क्या रहेगा? मौजूद रहेगा। कैल्शियम, ये धातु धातु है बट ये द्रव अवस्था में नहीं रहता है, ये रहता है आपका ठोस अवस्था में। पोटेशियम, पोटेशियम किस से संदर्भित करते हैं और इसका रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम में भी रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसको भी मिट्टी के तेल में रखते हैं। ये मरकरी हमारा धातु है जो द्रवित कंडीशन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है किसी पिंड का गतिज ऊर्जा उसके संवेग का 4 गुना है, तो पिंड का चाल बताइए। पिंड का क्या पूछ रहा है? चाल बताइए। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम लोग किससे दिखलाते हैं? तो गतिज ऊर्जा को हम लोग के से दिखलाते हैं। के इज इक्वल टू संवेग को किससे दिखलाते हैं? पी से दिखलाते हैं। के इज इक्वल टू पी। पी का क्या बोल रहा है? किसी पिंड का गतिज ऊर्जा उसके संवेग का 4 गुना, यानी संवेग का 4 गुना बराबर है। बराबर हो गया। चाल पूछा है तो सबसे पहले हम लोग संवेग का फॉर्मूला देखते हैं। संवेग इज इक्वल टू हाफ एम वी का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद बराबर करेंगे पी का फॉर्मूला, यानी संवेग इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। और 4 दिया हुआ गुना में, तो इसको 4 से गुना कर लेंगे। उसका देखिए ये मास से इस मास को काट लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर 2 भी है तो एक भी इससे क्या कर लेंगे? काट लेंगे। एक तो यहाँ भी बच जाएगा। ये 2 को यहाँ गुना कर देंगे तो वी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? वी इक्वल टू 8 आ जाएगा। इससे कितना हो गया आंसर? 8 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 8 मीटर पर सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यदि किसी पिंड का वेग 6 मीटर पर सेकंड है और द्रव्यमान 18 केजी है तो संवेग क्या होगा? संवेग वही अभी थोड़ी देर पहले जो पीछे बताया था वही है। संवेग इज इक्वल टू पी। पी इज इक्वल टू क्या था हमारा? पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? पिंड पिंड का वेग दे दिया 6 मीटर, तो 6 लिख लेते हैं इंटू उसका द्रव्यमान केजी में कितना दे दिया? 18 केजी। 18 18 से कितना होता है? 18 छके 108। 108 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहे हैं हमसे कौन सा तत्व त्वचा को पैराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो ये देखिए, ये तत्व पता है कौन सा है? जो काले लोग होते हैं उनमें ये तत्व ज्यादा होता है, उसको बोला जाता है मेलानिन। मेलानिन हमारे चमड़ा को सुरक्षित करता है पैराबैंगनी किरणों से, ये सूरज से आती है। अगर किसी में मेलानिन की कमी होता है तो उसको स्किन कैंसर होने की संभावना प्रबल रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर मेलानिन हो जाएगा। मेलानिन सूरज की रोशनी जो आती है उसको ऑब्जर्व करके विटामिन डी में ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जब विद्युत धारा किसी चालक के विलयन से होकर गुजरता है तो उसमें संभावित प्रभाव क्या होगा? मतलब विद्युत धारा चालक विलयन, मतलब पूछ रहा है ना कि कोई चालक विलयन, जैसे हमारा H2SO4 है, जो जिस बैटरी में जो एसिड डालते हैं, उसमें से अगर हम लोग विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? सबसे पहले देखिए, विलयन गर्म हो जाएगा एकदम, जब हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, जिससे वाष्पीकरण होने के समान हो सकती है, उससे वाष्पीकरण होता है। फिर इलेक्ट्रोड पर गैस बनते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में टूटता है और हाइड्रोजन में टूटता है, जिससे बुलबुला के रूप में दिखाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का विलयन का रंग भी बदल जाता है। इसका आंसर उपरोक्त तीनों हो जाएगा, तीनों होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों हो जाएगा। फिर पूछ रहा है एलईडी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एलईडी का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। एलईडी के बारे में पूछ रहा है, एलईडी कम तापमान पर काम करता है और इनका जीवन काल लंबा होता है, एकदम सही है। इसके पहले जो हमारे पास वो पीला वाला बल्ब था ना, उसका जीवन काल बहुत कम होता था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा था। उसके बाद पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था की तुलना में एलईडी उत्पादक सस्ता है, ये जरूरी नहीं है। एलईडी अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करता नहीं, गर्मी एकदम नहीं देता है, नहीं होगा ये। एलईडी का प्रोग्राम करना कठिन है, ये भी गलत है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी मतलब जो एसिड के साथ भी सहयोग कर ले, या एसिड जिसमें एसिड का भी गुण हो और जिसमें भस्म का भी गुण हो, तो वो हमारा एक ही तो है, यहाँ पे एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है, इसका आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट में हमारा बोल रहा है प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई इनमें से कौन सा, प्रक्षेप का अधिकतम ऊंचाई को इनमें से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग कहाँ चलते हैं, अपना ये फिजिक्स का सवाल है ना, इसमें देखिए, इसमें आता है परवलयन प्रक्षेप के चैप्टर से। इसमें बोलता है कि हम अपने फुल फोर्स के साथ एक एंगल पे किसी वस्तु को फेंकते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा प्लेन, हो गया यानी जमीन हो गया। किसी चीज को फेंकते हैं तो पहले ऊंचाई पे जाता है, ऐसे जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, नीचे गिर जाता है, यही होता है ना, यही होता है। ये क्या होगा? परवलयन प्रक्षेप इसको बोला जाता है। जब हम फेंके हैं तो एक टाइम आएगा जो अपना मैक्सिमम मैक्सिमम ये हाइट तय करेगा। एक टाइम आएगा जब वो मैक्सिमम रेंज तय करके नीचे गिरेगा, और एक टाइम आएगा जब वो टाइम भी लिया होगा उतना। इसका तीन तीन का फॉर्मूला आता है, हमको तीन को बताने की जरूरत नहीं है, जो पूछा वो बताते हैं। पूछ रहा है अधिकतम ऊंचाई के लिए, एच पूछ रहा है यहाँ पर। एच इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा है इसमें? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ये हो गया हमारा एक नंबर आंसर। एक नंबर क्या हो गया हमारा आंसर। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है? तो देखिए, पौधे के ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। एक विभाज्य ऊतक जिसमें विभाजन अभी भी हो रहा है, एक अविभाज्य ऊतक जो जिसका विभाजन कंप्लीट हो चुका है। इसको जिसका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अविभाज्य ऊतक को दो भागों में, एक सरल अस्थायी ऊतक, एक जटिल अस्थायी ऊतक। सरल वाला बोलने के लिए सरल है, ये जटिल हो जाएगा, और जटिल वाला बोलने के लिए जटिल हो सरल हो जाता है। सरल अस्थायी ऊतक को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मृदुतक अस्थायी ऊतक, दूसरा का आ जाता है हमारा स्थूल कोण, और थर्ड आ जाता है दृढ़ अस्थायी कोण, ठीक है। तीनों का इंग्लिश में नाम देखिए। मृदुतक को हम लोग बोलते हैं पेरेन्काइमा, स्थूल कोण को बोलते हैं कोलेनकाइमा, और दृढ़ दृढ़ अस्थायी कोण को हम लोग बोलते हैं स्क्लेनेकाइमा, ठीक। यहाँ पूछ रहा है कि लचीलापन किसके आता है, तो मृदुतक अस्थायी ऊतक जो है ना, मतलब पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा जो नया नया पेड़ होता है उसमें नया नया जो छाल होता है, लाल लाल कलर का, लाल लाल पत्ता होता है, उसके सेल्यूलोज की मात्रा की वजह से होता है, इसमें सेल्यूलोज की मात्रा होता है। उसका कोलिनकाइमा, ये टहनी को अपना मोटा करता है, उसमें 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 अपने भोजन को एकत्र करके रखता है। भोजन क्या कर एकत्र करके रखता है। और लचीलापन किसकी वजह से आता है? लचीलापन भी आपका स्क्लेन का सॉरी पोलन काइमा की वजह से आता है। पोलन काइमा देखिए, पेरेन काइमा की वजह से पहले ही बता दिया मैं आपको कि क्या होगा, वो पेड़ का जो नया नया पेड़ उगता है, छाल हो जाता है, उसकी वजह से आता है। उसका स्क्लेन काइमा की वजह से ढीठ हो जाता है पेड़, बोले तो उसका टाइट टाइट भाग आता है। जैसे नारियल का खोपड़ी हो गया, नारियल का खोपड़ी, बेल का खोपड़ी स्क्लेन काइमा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है खट्टे फलों को निम्नलिखित का स्मृत स्रोत माना जाता है। खट्टा फल से विटामिन सी मिलता है, ठीक। आंसर हमारा सी हो जाएगा। विटामिन ए पीला फल से मिलता है, इसका नाम है, इसका मतलब बायोलॉजिकल नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम है थायमिन। ये चावल के ऊपरी सतह से पाया जाता है, इसलिए चावल को धोकर नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो विटामिन बी नहीं मिलेगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें 8 टाइप का और भी विटामिन होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो जरूर बताएंगे उसके बारे में, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, और ये सनशाइन विटामिन है। ये हमारा सूरज की रोशनी से मिल जाता है, या खुद पे खुद शरीर में हमारा निर्मित हो जाता है। खत्म हुआ। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। फिर से पूछ रहा है हमारा स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन का नाम नाम बताइए। तो हार्मोन का नाम हो जाएगा प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन की वजह से यहाँ पे अलग अलग टाइप का हार्मोन है ना। सबसे पहले देखिए ग्लूकोगन। ग्लूकोगन हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाता है, उसकी मात्रा को बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरोन ये औरतों में पाया जाता है, उनको ओवरी से हार्मोन निकलता है। जब वो जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उनका बच्चा को यूट्रस में प्रोटेक्ट यही करता है, या फिर प्रत्येक महीना में जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है इसी की वजह से स्टार्ट होता है। एस्ट्रोजन जब लड़की सेकेंडरी कैरेक्टर स्टार्ट होता है तब ये आता है, उनका शरीर में चेंजिंग इसी की वजह से आता है, और पहले बार जो मिनार्की आता है एस्ट्रोजन की वजह से ही आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी पिंड के अंदर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर स्थापित, क्वेश्चन थोड़ा पूरा देख लेते हैं। किसी पिंड के अंदर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर स्थापित पूर्ण स्थापन बल को क्या कहा जाता है? क्या बोल रहा है? बोल रहा है इकाई क्षेत्रफल पर, यानी बल डिवाइडेड, बोला किसी पिंड के अंदर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर स्थापित बल को क्या कहा जाता है? यानी यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि बल, फोर्स, यानी बल बल डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल। ये किसका फॉर्मूला है भाई? ये फॉर्मूला हो गया हमारा
बल डिवाइडेड क्षेत्रफल इज इक्वल टू प्रतिबल। एकांकिक एरिया पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। यूनिट हो जाता है इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर पूछ रहा है नाभिक के अंदर न्यूक्लियोसोम द्वारा निर्मित संरचना, निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? तो नाभिक के अंदर निर्मित होता है क्या? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को जूम करते हैं तो क्या मिलता है हमको? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को जूम करते हैं तो डीएनए मिलता है, और डीएनए को जूम करते हैं तो हम लोग को जीन मिलता है। सबका सबका वैज्ञानिक नाम भी बता दे क्या? चलिए बता देते हैं सबका वैज्ञानिक नाम। क्रोमेटिन का वैज्ञानिक नाम है फ्लेमिंग, उसका क्रोमोजोम का वैज्ञानिक नाम वाल्डियर। उसके बाद हमारा डीएनए का कार्लसबर्ग, वो नहीं रहेगा तो मैट्रिक मैट्रिक फीचर बोल के ऐसा कुछ उसका नाम है। लास्ट में हमारा ये जीन का आता है जोहानसन। जोहानसन। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। फिर हमारा पूछ रहा है, ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, पूछ रहा है लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या का सही क्रम क्या है? तो देखिए, हम लोग को पता है कि पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो तत्व के क्या बोलते हैं, कक्षा बढ़ते जाता है और उनका रेडियस बढ़ते जाता है। बट बायां से दायां जाते हैं तो उसका कक्षा तो बढ़ता है, बट उसका रेडियस क्या होता है, घटते जाता है। ऊपर से नीचे वाला आएंगे तो उनका रेडियस बढ़ते जाएगा, तो बाएं दाएं जाएंगे रेडियस घटते जाएगा। देखिए, सोडियम कितना होता है हमारा, 11 होता है। सोडियम 11 है। लिथियम कितना है, 3 है। लिथियम 3 है। बेरिलियम कितना है, 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 8 है। इसमें कैसे हो जाएगा? पहले हमारा सबसे क्या बोला है, बढ़ते क्रम में बोला है ना, सबसे नीचे शुरू करेंगे इधर से, तो पहले हमारा सोडियम हो जाएगा। ये देखिए, सोडियम 1 2 2 में सोडियम है। सोडियम के बाद फिर कौन हो जाएगा हमारा, ये 3 वाला हो जाएगा। सोडियम के बाद ये लिथियम हो जाएगा। लिथियम के बाद बेरिलियम हो जाएगा, तब ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी इसका हमारा आंसर कौन सा हो गया, 1 नंबर हो गया। फिर आ जाइए इधर, बोल रहा है 500 वाट का एक ब्लेंडर, 500 वाट का एक ब्लेंडर 60 सेकंड तक चलता है, तो ये कितनी ऊर्जा को उपभोग कर रहा है? ऊर्जा का उपभोग कर रहा है, ये वाट दे दिया है और सेकंड दे दिया, ऊर्जा पूछा है। तो हम लोग पावर का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, वर्क को किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं, JULE। वर्क को जूल में मापते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। तो यहाँ हमको दे दिया पावर पहले, या पावर को वाट में मापते हैं, पावर को वाट में। पावर पहले ही दे दिया, तो 500 का 500 बैठा लीजिए, बराबर। उसके बाद हमारा क्या पूछा है, ऊर्जा पूछा है, तो ऊर्जा को जूल में, तो जूल को यही जूल में रख दीजिए, JULE जूल, और डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, कितना, 8 सेकंड से। 8 को इधर से 5 से गुना करेंगे, 8 5 40 हो जाएगा, 8 5 40, 40 हुआ, और 2 जीरो, 1 2 जीरो, 4000, 4000 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा आंसर, 1 नंबर। आगे चलते हैं। पूछ रहा है लिटमस एक सुपरिचित अम्ल क्षारक सूचक है, ये किससे प्राप्त होता है? सिंपल से पूछ रहा है कि किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन का अध्ययन को इनोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, और कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से पोर्टलैंड सीमेंट के अनिवार्य घटक है? सीमेंट में क्या क्या मतलब पाया जाता है? देखिए, सबसे पहले आता है, पहला ऑप्शन है बालू। सीमेंट में हमारा बालू होता है? नहीं, सीमेंट बालू से नहीं बनता है। एक ये ऑप्शन खत्म हुआ। देखिए, चौथा नंबर में क्या है, बालू है, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, बच गया सिलिका, एल्यूमिना और चूना। उसका सिलिका, चूना, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी नहीं रहता है, तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ये 1 2 और ये 3। ये 3 ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन कितना है, 2 नंबर हो जाएगा, सिलिका, एल्यूमिना और चूना। फिर नीचे चलते हैं। पूछ रहा है वो रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज अवायवीय रूप से टूट जाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में हमारा ऊर्ध्वापतन, आसवन, किण्वन, और ये हो जाता है निस्सादन। देखिए, इसका आंसर हमारा इसका आंसर हमारा आंसर हो जाएगा किण्वन। किण्वन मतलब सड़ जाना होता है, वो ग्लूकोज ग्लूकोज वहीं से क्या अवायवीय रूप से टूट जाएगा। ऊर्ध्वापतन मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वापतन 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 क्या होता है? ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाना, बिना द्रव में बदले गैस में बदलना ऊर्ध्वापतन। आसवन क्या होता है? तो दो द्रव के घोल को अलग करने के लिए, जिसका घनत्व तो कम होगा, गलनांक कम होगा, पहले गल जाएगा और भाप बन के उड़ जाएगा, बाकी वाला नीचे जम जाएगा। किन्वन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछ रहा है किसी वस्तु पर कम समय में लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? मतलब कम समय में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। देखिए, आवेग, इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू टाइम। यही पूछ रहा था हमारा, क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आवेग बोलते हैं। दाब जानबे करते क्या होता है, बल डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल होता है। पृष्ठ तनाव जानबे करते हैं कि पृष्ठ तनाव की वजह से कोई भी वस्तु अपना एरिया को घटा देता है, और वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। पृष्ठ तनाव की वजह से ही जब हम नहा लेते हैं तो हमको लगता है कि हमारे सर में बाल है ही नहीं। तन्य प्रतिबल मतलब खींचने का पावर, स्प्रिंग का पावर हो गया। उसका 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है दीप्त तीव्रता मापने की एसआई इकाई क्या है? इसका एसआई इकाई हो जाएगा कैंडला हो जाएगा। मोल हो जाता है पदार्थ की इकाई, एम्पियर हो जाता है धारा की इकाई, केल्विन हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर बोल लीजिए या तापमान बोल लीजिए, वही उसका इकाई होता है। 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होती है? तो स्केल में संबंध आपको पहले से पता होगा कि हम लोग लिखते हैं स्केल माइनस छोटा वाला डिवाइडेड बाई फुल पैमाना माइनस छोटा वाला इज इक्वल टू, फिर स्केल फ़ारेनहाइट है ना, स्केल माइनस उसका छोटा पैमाना डिवाइडेड बाई फुल पैमाना माइनस छोटा वाला। ठीक है, तो हमको पूछा सेंटीग्रेड में, तो सेंटीग्रेड में 0 घटाएंगे तो सी जैसे के तैसे आ जाएगा, और 100 में 0 घटाएंगे तो 1 जैसे के तैसे आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा एफ दे दिया कितना, 14 डिग्री, 14 माइनस 32 करेंगे,
डिवाइडेड बाई 212 में से 32 घटाएंगे 180 आएगा। 180 आया। उसके बाद इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए, इधर से 0 से 0 खत्म, ये 0 0 खत्म, सी बराबर 10 हो गया। 32 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 12 में 4 घटा 8। उसके बाद यहाँ पे 3 में से 12 में 4, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, माइनस का सिंबल आ जाएगा कि 12 32 था, नीचे 18 का 18 जैसे तैसे आ जाएगा। ये 18 से ये 18 साफ हो जाएगा। सी इज इक्वल टू -10 हमारा आंसर हो जाएगा। -10 है आंसर, एक नंबर -10 आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, इसके बाद डेली आपका 25 क्वेश्चन का जरूर सीरीज आएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगेगा तो कुछ मत कीजिएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन का बल लगाया जाता है तब वह 5 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस स्थिति में किए गए कार्य करने के लिए वर्क का फॉर्मूला पूछ रहा है। देखिए वर्क का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है एम एस कोस थीटा, जो कि ये यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे दे दिया न्यूटन, और न्यूटन दे दिया है और दूरी दे दिया, तो यहाँ पे लगेगा एम जी और एच वाला लगेगा। एम जी बोले तो मास इंटू ग्रेविटी क्या हो जाता है, न्यूटन आ जाता है, तो न्यूटन कितना दे दिया है, 7 न्यूटन दे दिया है। उसके बाद उसके बाद एच हाइट, तो ये 5 मीटर दे दिया है, इंटू 5 कितना आ जाएगा 35। क्या है ये वर्क है ना, वर्क की इकाई जूल होता है, तो इसको जूल में पेगा 35 जूल। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा वीडियो यहीं पे खत्म। बहुत ही लॉन्ग वीडियो होते जा रहा है ये, अब इसको हम क्या करते हैं जल्दी खत्म करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। और कल फिर से 25 क्वेश्चन का मैं सीरीज लाऊंगा, धीरे धीरे मेरा भी हैबिट हो जाएगा पढ़ाने का, कैसे पढ़ाया जाता है, अभी नया हूँ इसलिए थोड़ा सा गलती हो जा रहा है। चलिए बाय, कल नया से फिर से सीरीज लाएंगे।